नमस्कार, मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान न्यूज रूम से हाजिर हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे इस वक्त हमारे ब्रेकिंग स्टूडियो में, जहां पर हमारे सहयोगी ललित मौजूद है। ललित, ओवर टू यू, बताइए क्या बड़ी खबर आ रही है। वाकई और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ ये बिग ब्रेकिंग है जो इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को बता रहा है। सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्रोल हो गए हैं। गलत ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। संगीतकार वाजिद खान के निधन पर वो शोक व्यक्त कर रहे थे, उसी के दौरान गलती हो गई। वाजिद की जगह साजिद नाडियावाला को उन्होंने हैशटैग किया। हालांकि ट्रोल होने के बाद सिंधिया ने अपनी गलती सुधार ली। सिंधिया ने वाजिद खान को श्रद्धांजलि देने के दौरान ये बड़ी गलती कर दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। आपको बता दें, सिंधिया के तकरीबन 3 मिलियन फॉलोअर हैं ट्विटर पर, और यही वजह है कि जैसे ही उन्होंने एक ट्वीट किया, गलत ट्वीट कर दिया, उसके बाद तेजी से ट्रोल भी हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गलत ट्वीट को लेकर लगातार ट्रोल होते रहे। हालांकि तत्काल थोड़ी देर में उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। आपको बता दें, संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया। किडनी की बीमारी से वो पीड़ित थे, कोरोना पॉजिटिव भी बीच में वो आए थे। बॉलीवुड के अलावा जो संगीत की दुनिया है, वहां पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। इसी दौरान तमाम जो नेता हैं उन्होंने भी निधन पर दुख व्यक्त किया है। उसी दौरान जो ट्विटर अकाउंट है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उसमें उन्होंने ये गलती कर दी। गलती करने के बाद तेजी से ट्रोल हुए। हालांकि बहुत जल्द उन्होंने वो गलती सुधार ली। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व कांग्रेस नेता और अब भाजपा नेता हैं। तकरीबन 3 मिलियन उनके फॉलोअर हैं, और यही वजह है कि बहुत तेजी से उनकी गलती ट्रोल हो गई। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, पहले वो जिस पार्टी में थे तब की बात अलग है, लेकिन अब वो जिस पार्टी में हैं, सोशल मीडिया पर एक तरफा वर्चस्व उस पार्टी का है। कैसे हो गई होगी गलती? बिल्कुल, ये गलती थोड़ी मिनट के लिए थी। हालांकि सिंधिया ने तुरंत ही जैसे ही वो ट्रोल होना शुरू हुआ, उन्होंने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कंफ्यूजन जरूर थी, जिस वजह से ट्वीट करते वक्त थोड़ी गड़बड़ी हो गई। दरअसल संगीतकार जोड़ी है साजिद और वाजिद, और जैसे ही निधन की खबरें लोगों के बीच आने लगी तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात को समझने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि आखिर निधन हुआ किसका है, जिसकी वजह से वाजिद की जगह साजिद को उन्होंने ट्वीट कर दिया और हैशटैग के साथ ये ट्वीट किया गया था, जिसकी वजह से सिंधिया तेजी से ट्रोल होने लगे। और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, अपनी गलती उन्हें समझ में आई, तो कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपने ट्वीट में सुधार भी कर लिया गया। लेकिन यकीनन एक बड़ी हस्ती है, एक बड़े नेता हैं, और उनका ट्वीट और उनका कुछ भी स्टेटमेंट वाकई में बहुत मायने रखता है। इस वजह से तेजी के साथ ट्वीट जैसे ही किया गया और ट्वीट में जैसे ही गलती देखी गई, वो सामने आते ही ट्रोल होना शुरू हो गए। जी, वाकई ये बात सही है पूजा। और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा हूँ, 3 मिलियन फॉलोअर होना और जिस पार्टी में अब वो हैं उस पार्टी का एक तरफा वर्चस्व सोशल मीडिया पर कभी कभार ज़्यादातर वक्त नज़र आता है। और उस दौरान अगर इस तरीके की गलती हो जाए तो ये जाहिरा तौर पर अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, बिग ब्रेकिंग बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर न्यूज रूम का रुख करेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कमरुद्दीन। ओवर टू यू कमरुद्दीन। बिल्कुल, शुक्रिया ललित। और अब बात करेंगे कोरोना पर हो रही सियासत की। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए, एक बड़ा हमला बोला, और इंटेलिजेंस फेल्योर को लेकर एक बड़ा हमला बोला है नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर। जी हां, उन्होंने कमलनाथ सरकार पर कोरोना को लेकर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को नहीं मानने का आरोप लगाया और कहा कि दुबई से इंदौर फ्लाइट आई थी, उसमें आए लोगों से इंदौर और दूसरी जगहों पर कोरोना फैला। नरोत्तम ने कहा कि कमलनाथ सरकार अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मान लेती तो प्रदेश में कोरोना नहीं फैलता। देखिए, तो ये कोरोना अगर इंदौर में नहीं आया होता उस दुबई वाली फ्लाइट से, जमाती से, तो शायद मध्य प्रदेश में इतना भयावह नहीं होता। इंदौर से ही भोपाल में आया, इंदौर से ही बाकी के मध्य प्रदेश, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे खंडवा हो, बुरहानपुर हो, यहां तक कि हमारे डबरा तक में अगर गया तो इंदौर से गया।
इधर भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक खत लिखा है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को एक खत लिखा है, जी हां, और इसमें कई तरह के उन्होंने बातें कही हैं। दरअसल उमंग सिंघार को लेकर भी इसमें जिक्र किया गया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के लगाए गए आरोपों की जांच की मांग उठाई है। विधायक ने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। आपको बता दें कि उमंग सिंघार ने दिग्विजय पर अवैध रेत और शराब के कारोबार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। साथ ही ट्रांसफर उद्योग और सरकार को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया था। उमंग सिंघार ने इस सारी बातों की जांच की भी मांग की थी, क्योंकि ये दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। किसी सरकार को ब्लैकमेलिंग करना अर्थात जो 2 लाख करोड़ का हमारा बजट है, 2 लाख हजार करोड़ का, उसमें भी कालाबाजारी। और कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए, रेत के, शराब के, जो वन मंत्री, उनके वन मंत्री ने आरोप लगाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंघार के आरोपों की जांच कमलनाथ सरकार इसलिए नहीं कर पाई कि सरकार भी दिग्विजय सिंह के साथ जुगलबंदी में थी, और हो सकता है कि दिल्ली दरबार की श्रीमती सोनिया गांधी और तमाम लोग उस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हों। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंघार के सारे आरोपों के जो उनने ऑन रिकॉर्ड लगाए, समाचार पत्रों में छपे हैं, और एक हमने वीडियो क्लिपिंग भी लगाई जिसमें आप सबके चैनलों के भी उसमें फुटेज दिए गए, वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं और आग्रह किया है कि इस सारे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो। और इधर वंदे मातरम के गायन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जी हां, दरअसल कांग्रेस के नेता मंत्रालय के बल्लभ पार्क पहुंचे थे और उसी को लेकर यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी की सरकार ने वंदे मातरम का गायन शुरू कराया था, फिर प्रदेश में कमलनाथ सरकार आई जिसने इसका स्वरूप बदल दिया। हर महीने की पहली तारीख को वंदे मातरम का गायन मंत्रालय के बल्लभ पार्क में गायन होता था। अब बीजेपी सरकार में वंदे मातरम का गायन नहीं होने पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है और आज से 1 जून को कांग्रेस बल्लभ पार्क पहुंची और वंदे मातरम का गायन किया। सरकार को आज करना था वंदे मातरम, उन्हें नहीं किया, लेकिन वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों के खिलाफ वो जेल गए, तो वंदे मातरम एक गीत था जो लोगों को जोश देता था। इसलिए आज 1 जून को हमने यहाँ आकर कांग्रेस पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष कैलाश मिश्रा और उन साथी के साथ ये वंदे मातरम गायन आज इस वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति के सामने 1 तारीख को सुबह 11 बजे वंदे मातरम राष्ट्रगान का कार्यक्रम हुआ करता था और हम लोग तो शौर्य स्मारक से सरकारी बैंड बाजे के साथ एक जुलूस के रूप में एक आम जनता को लेके यहाँ आके वंदे मातरम का कार्यक्रम करते थे। आज भी हम लोगों ने यहाँ हमारे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी की उपस्थिति में, गुड्डू भाई हमारे पार्षद, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार सिंह की उपस्थिति में यहाँ पर वंदे मातरम किया और राष्ट्रगान का गायन किया। और अब बात मध्य प्रदेश के 15 जिलों में होने वाले 24 सीटों के उपचुनाव की करते हैं। दरअसल अब जो ये उपचुनाव होने वाला है उसका जो स्वरूप होगा सब कुछ बदला बदला सा होगा। तो उपचुनाव की जंग आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर उपचुनाव की जंग है और बीजेपी आईटी सेल सक्रिय है। कांग्रेस की यूथ स्तर तक की भी तैयारी हो चुकी है। कोरोना संकट, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के कारण इस बार पहले की तरह सभा, रैली और जुलूस नदारद रहेंगे, इसलिए सारा जोर सोशल मीडिया पर है। बीजेपी और कांग्रेस का फोकस सोशल मीडिया कैंपेन पर है। दोनों दलों ने अभी से अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अब तक करीब 4 लाख लोगों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क साध चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी आईटी सेल शिवराज सरकार की चौथी पारी में लिए गए बड़े फैसलों की वीडियो क्लिप बनाकर लोगों तक पहुंचा रही है।
अनलॉक 1.0 पहला दिन मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनवाते हैं आपको। दूसरे वर्ष के कार्यकाल में प्रवेश करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक थी। बैठक में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनका भारत की मेहनती किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योग और रेडी पटरी वालों के रूप में काम करने वाले लोगों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, जिन्हें लोकप्रिय रूप से एसएमई कहा जाता है, एमएसएमई, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए 6 करोड़ से अधिक एमएसएमईज की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के एमएसएमई की भूमिका को शीघ्र पहचान लिया। इसलिए एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था। इस पैकेज के तहत एमएसएमई क्षेत्र को न केवल पर्याप्त आवंटन किया गया है, बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के में कार्यान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई है। कई प्रमुख घोषणाओं से संबंधित क्रियान्वयन पहले ही शुरू किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अन्य घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोडमैप भी तैयार किया है। यह महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल है एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन है। ये व्यवसाय करने को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम है और ये एमएसएमई क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में भारत में मदद करेगा। जो एमएसएमई संकट में है, उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। इससे 2 लाख ऐसे जो संकट में है ऐसे एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पहली दफा हुआ है। ये एमएसएमई को ऋण इक्विटी अनुपात के प्रबंधन और उनकी क्षमता वृद्धि में मदद करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। यह उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस तरह की सहूलत पहली दफा मिल रही है एमएसएमई उद्योगों को। एमएसएमई की परिभाषा में बढ़ोतरी और परिवर्तन किया है। भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया, क्योंकि जब पैकेज घोषित किया था तो एक संशोधन दिया था, लेकिन आज इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया। लघु इकाई की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम इकाई का निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अस्तित्व में आने के 14 साल बाद यह संशोधन हुआ है। पैकेज की 13 मई 2020 को घोषणा के बाद अनेक प्रतिनिधियों से मिले और घोषित संशोधन अब भी बाजार और मूल्य निर्धारण की स्थिति के अनुरूप नहीं है, इसे ऊपर की तरफ और संशोधित किया जाना चाहिए, इस तरह का फीडबैक आया। इन आवेदनों को सुनते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम एवं मैन्युफैक्चरिंग सेवा इकाइयों की सीमा को और बढ़ाने का निर्णय किया। अब यह 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का कारोबार की सीमा होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्यात के संबंध में कारोबार को एमएसएमई के इकाइयों की किसी भी श्रेणी के लिए टर्नओवर की गणना में नहीं गिना जाएगा, चाहे वो सूक्ष्म हो, लघु हो या मध्यम हो। शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए रेडी पटरी वाले, ठेले वाले,
छोटा दुकान जो बिठाते हैं, सड़क पर माल बेचते हैं, उनकी क्षमता और उनका काम चले इसके लिए ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने के फैसला किया है। ये योजना लंबे समय तक चलेगी क्योंकि कामकाज फिर शुरू कर सके और अपना जीविकोपार्जन सही तरीके से कर सके। इस योजना के 50 लाख से अधिक पटरी सामान बेचने वाले ठेला वाले, हॉकर और रेडी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। इनके द्वारा क्या क्या बेचा जाता है मालूम है आपको? सब्जी है, फल है, तैयार खाद्य पदार्थ है, चाय, पकौड़ा, ब्रेड, अंडा, कपड़ा, चप्पल, किताब, स्टेशनरी की आपूर्ति, बहुत सारे वस्तुएं यहाँ बेची जाती है, हम खरीदते हैं। इसके अंतर्गत सलून, मोची, लॉन्ड्री और पान की दुकानें भी आएगी। भारत सरकार कोविड-19 के दौरान इनके समक्ष आई परेशानी के प्रति संवेदनशील रही है। इसी के तहत इन्हें तत्क्षण सहयोग हेतु ये ऋण की योजना शुरू की गई है ताकि अविलंब ये अपने व्यापार को गति दे सके। स्थानीय शहरी निकाय इस योजना में क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका बजाएगा। शायद भारतीय इतिहास में पहली दफा आजादी के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है, जबकि फुटपाथ दुकानदारों और रेडी ठाने वालों को, चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हो, इस योजना के तहत इन सभी लोगों को, वर्गों को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसे वो मासिक किस्तों में अधिकतम 1 वर्ष के अंदर वापस लौटा सकते। समय पर भुगतान करने को वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा। इसमें किसी तरह का दंड का प्राविधान नहीं है। इस पहल से इन वेंडरों एवं अन्य विक्रेताओं को आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की कठिनाई ना हो तथा जिन्हें इसका लाभ मिलना है उन तक यह सही ढंग से पहुंचे, इसके लिए मंत्रालय, बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की अहम जिम्मेदारी एवं भूमिका तय की गई है। साथ ही इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे, इसके लिए पोर्टल, मोबाइल ऐप भी तैयार किए गए हैं। सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग अन्य काम में भी करने का फैसला हुआ है। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन एक वेब पोर्टल के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय ढांचे के साथ एकीकृत करने के लिए इट विल बी येट अनदर फाइनेंशियल इंक्लूजन। यह आईटी प्लेटफॉर्म मदद करेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन को इससे बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और क्षमताओं के विकास के लिए भी ये राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से शहरी विकास मंत्रालय एक क्षमता विकास एवं वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम भी शुरू करेगा, जो महत्वपूर्ण है। सरकार ने किसानों के लिए आज बड़े फैसले किए, जो पहले पैकेज के समय नहीं बताया था, लेकिन आज पहले नया फैसला है और बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 2021 के 14 फसलों के CACP आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी तोमर जी बताएंगे। इन 14 फसलों पर किसानों को अब लागत का 50 से लेकर 83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है और किसानों में इसमें ब्याज की छूट और अदायगी में मोहलत, ये दोनों फायदे उसको मिलेंगे। किसानों को 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच अल्पकालिक कृषि कर्ज की ब्याज में 2% और अदायगी में 3% का फायदा होगा। भारत सरकार द्वारा किसानों को 7% से कर्जा मिलता है। इसमें 3 लाख रुपए तक के लोन पर 2% बैंक ब्याज की छूट सरकार देगी और समय पर भुगतान पर 3% का फायदा मिलेगा। इसका मतलब 4% में 3 लाख तक का कर्जा मिलेगा। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी तोहफा है। ब्याज में छूट की योजना
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज सहित अल्पकालीन फसल कर्ज के देने के मकसद से शुरू की गई है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बहुत से किसान अल्पकालिक जो क्रॉप लोन होता है उसके अदायगी के लिए बैंक नहीं जा सके। इसको ध्यान रखते हुए कैबिनेट ने जो निर्णय किया है उससे करोड़ों किसानों का लाभ होगा। गरीब ही इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन की शुरुआत से ही सरकार सबसे ज्यादा गरीब लोगों की जरूरतों को लेकर संवेदनशील रही है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद 2 दिन में पहला 1,70,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा हुई। 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने से लेकर 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने तक, गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, दिव्यांगों को आर्थिक मदद देने से लेकर पीएम किसान के तहत करोड़ों किसानों को किस्त के रूप में मदद जैसे कदम उठाए गए हैं। इससे एक ऐसे बहुत बड़े गरीब तबके का फायदा मिला है जिसे लॉकडाउन के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता, और अगर सरकार फौरी तौर पर ऐसे कदम न उठाती तो यह तकलीफ बहुत होती। ये घोषणाएं नहीं रही, कुछ ही दिनों के भीतर करोड़ों लोगों तक सीधे तौर पर नकदी अथवा वस्तु रूप में मदद पहुंचाई गई। 80 लाख टन से ज्यादा अनाज पहुंचाया गया। सभी बाकी पैसा जो देना था वो डीबीटी के माध्यम से दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ऐसे लोगों को भी खाद्यान्न जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी देने का व्यवस्था किया। मकान के लिए रियायती किराए वाली नई योजना गृह निर्माण की, और ऐसे ही तमाम अन्य कदमों की घोषणा की गई है। किसानों के कल्याण को लेकर व्यापक सुधारों का ऐलान किया गया है। किसानों को उन जंजीरों से मुक्त किया है, क्योंकि वो सुधार इतने महत्वपूर्ण है एपीएमसी को लेकर, क्यों किसानों को उन जंजीरों से मुक्त जिसमें वे जकड़े थे और उनकी आमदनी को बढ़ाने के उपाय अब किए गए हैं। इसके अलावा खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे में व्यापक निवेश का भी प्रस्ताव है। खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे मछली पालन को भी वित्तीय मदद दी गई है। भारत सरकार ने हर मोड़ पर समाज के सबसे जरूरतमंद तबके के साथ एकजुटता दर्शाई और उसकी मदद की है। तो ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, और ये तीनों फैसले किसानों के लिए, समर्थन मूल्य का भी फैसला, ऋण के बारे में फैसला, और एमएसएमई लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मंझले उद्योग का ये किया है। दोनों मंत्री आपके समक्ष है। मैं नितिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं। अच्छा, पहले तोमर जी अपनी कृषि के संबंध में रखेंगे। माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी और उपस्थित मित्रों, आज मंत्रिपरिषद की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, और उस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित आम आदमी को राहत और मदद देने की दृष्टि से निर्णय किए गए। उन निर्णयों की कुछ झलक माननीय प्रकाश जी ने अपने वक्तव्य में दी है। मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप सभी और सारा देश इस बात का साक्षी है कि वायरस का संकट के समय भी जब लॉकडाउन रहा, उस समय भी भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर गांव और गरीब किसान निर्णयों के केंद्र में हमेशा रहा। चाहे गरीब कल्याण योजना के माध्यम से राहत देने का सवाल हो, या कृषि के क्षेत्र में कामकाज न रुके इस दृष्टि से अनुमतियां देने का सवाल हो।
जब लॉकडाउन घोषित हुआ उसी समय फसल कटाई के लिए खड़ी थी, लेकिन कटाई का सवाल हो, उपार्जन का सवाल हो, मशीन की आवाजाही की अनुमति हो, मशीन मरम्मत के लिए वर्कशॉप की खोलने का सवाल हो, हर मामले पर सरकार ने संवेदनशीलता के साथ विचार किया और उसी का परिणाम है कि किसान ने प्रतिकूलता के मौके पर भी फसल कटाई का काम। तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैबिनेट की मीटिंग के बाद, और जो छोटा तबका है उसका पूरा ख्याल रखा गया, रेहड़ी वालों का, किसानों का, किस तरीके से उन्हें मदद पहुंचाई जाए। जो तमाम मंत्री हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी कमरुद्दीन बने रहे खबरों के सिलसिले के लिए। कमरुद्दीन, शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। 15 languages.